आप सभी का स्वागत है बायोस्कॉलर के इस प्लेटफॉर्म में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR का जो जनरल साइंस बेसिकली बायोलॉजी पोर्शन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। तो बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड, मतलब जनरल एक सब्जेक्ट रहता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो 15 क्वेश्चंस करके रहते हैं। तो इस वीडियो में 2022 का जो पेपर था उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे और कौन कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग उसी रीजन का ही मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो कंसेप्ट रिपीट होते हैं और आपको एक बार उसको रिवाइज करके जाना है। दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी नज़दीक है आपका एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मोलारिटी ऑफ वाटर इफ़ द डेंसिटी इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड द मोलर मास ऑफ वाटर इज़ गिवन 18 ग्राम पर मोल। ये तो सबको पता है 18 ग्राम पर मोल, फिर भी दे के रखा है। अब ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले आपने अगर जैम का पेपर एनालाइज किया होगा 2021 का, जो उससे पहले एक साल पहले ही हुआ है, उसमें भी सेम तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था जैम 2021 में। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट, कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप अगर TIFR देने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जैम में भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरह से पूछे जाते हैं। तो जैम में न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं उसको प्रैक्टिस करके जाइए, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगा। सो जैम के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लीजिए। TIFR के लिए रिकमेंडेशन है, लास्ट किसी अभी जो जितने भी दिन बचा है जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से इसको देख लीजिए। उसके साथ साथ बायोलॉजी सेक्शन के लिए छोटे मोटे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आप कर लेंगे, उसको छोड़ के MSQ बेस्ड कुछ क्वेश्चन जैम का आता है वो भी प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए होगा। तो ये MSQ जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे से आपको एक आइडिया दे देगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। ये एक रिकमेंडेशन है, जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। और IISc बैंगलोर PhD IPhD के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, तो अगर वो क्वेश्चन आपको इंटरनेट में मिल जाए, अगर मुझे मिले, मेरे पास है, मैं अगर अटैच कर दूंगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। IISc का इंटीग्रेटेड PhD का कुछ क्वेश्चन है, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 साल का होगा तो उसमें भी आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोलारिटी निकालने के लिए बहुत सिंपल से एक फार्मूला हंडा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर में अगर करेंगे तो मोलारिटी आ जाएगा। वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी में ग्राम मतलब 1000 जो होगा 1000 ग्राम होगा, मतलब 1 kg में होगा। तो अब बेसिकली डेंसिटी यहाँ पे पूछा गया, बताया गया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा 1000 ग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, अब डेंसिटी अब 1 है, डेंसिटी 1 होगा जनरली, इन केस ऑफ वाटर हम 1 पकड़ते हैं। उसके बाद डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो मास निकाल लें 1000, उसके हिसाब से 1000/18 करेंगे, आपका मोलरिटी आ जाएगा। आई होप बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, 55.5। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो इसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर की, वैसे घुमा के थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा 1000/18 हम कर देंगे, दैट विल बी 55.5। सेम क्वेश्चन पूछा गया था जैम 2021 में। 55.5 विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन कंसेप्ट रिपीट होगा फिर से मोलारिटी से रिलेटेड, जैसे मैंने 2023 का पेपर सॉल्व कराते हुए बताया 23-24 में। ये जो बेसिक जो मोल कंसेप्ट का जो है, मोल कंसेप्ट से आप ज़रूर से ज़रूर मोलालिटी का जो कंसेप्ट है वो एक बार देख के जाइए। 2025 का जो पेपर है उसमें पूछा जा सकता है मोलालिटी। ठीक, मोलालिटी का कंसेप्ट, उसके साथ साथ बेसिक अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, उसके साथ साथ जो रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं डेंसिटी से रिलेटेड, तो एक बार ये पोर्शन मोल कंसेप्ट ज़रूर से ज़रूर TIFR के लिए मस्ट डू चैप्टर में से आता है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्वेश्चन को ट्राई करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली रोस्टिंग ऑफ कोकोआ बीन्स फॉर
or the baking of bread give us the flavor and aromas that we savor in this food. It also produces melanoidins that gives a brown color associated with roasting or baking. Which chemical reaction is responsible for this delicious outcome? अब ये आपको अगर पता होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो आंसर होगा माइलार्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटीन है जो आपको जनरली कोई भी फूड आइटम में प्रेजेंट होता है जिसको बेक किया जाता है, प्रोटीन उसके साथ उसके पास शुगर भी प्रेजेंट रहता है। सो प्रोटीन प्लस शुगर का आप हीट करेंगे तो दैट गिव्स कलर, फ्लेवर, एरोमा ऑफ ब्रेकिंग। इफ़ यू बेक ब्रेड देन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस से वो गुजरता है। अब इसमें क्या होता है जनरली, ये कार्बोनिल ग्रुप ऑफ शुगर है, ये अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप है। इट फॉर्म सिप बेस। उसके बाद एमाडोरी रिएरेंजमेंट, एमाडोरी प्रोडक्ट बनता है, जनरली कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एंड उसके साथ ये डाई कार्बोनिल ये सब बनता है। अब इसमें क्या होता है, ये एडवांस ग्लाइकेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है माइलार्ड रिएक्शन। कुछ बेसिक केमिस्ट्री में आता है, फूड केमिस्ट्री कह सकते हैं, और जब अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया, आप कुछ नेम रिएक्शन को ज़रा देख के जाइए। नेम रिएक्शन मैं चाहे तो एक बार सॉर्ट आउट कर दूँगा आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो नेम रिएक्शन आप अच्छे से देख के जाइए, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इस तरह का क्वेश्चन और बनेगा, क्योंकि TIFR में बहुत से एरियाज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम हमेशा डिपेंड करता है कौन सा इंस्टीट्यूट ले रहा है। कहीं हद तक जब आप क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे तो जैसे IIT गेट मतलब जैम का क्वेश्चन पैटर्न कुछ अलग होता है, गेट का कुछ अलग होता है, ऐसे TIFR का अपना एक स्टाइल होता है जिसमें ये स्टाइल आता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे से एक क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री से, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हर बार के लिए बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गेट देने जाए, चाहे आप जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप TIFR दीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे आप देख सकते हैं 2A से प्रोडक्ट बन सकता है और A+B से प्रोडक्ट बन सकता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कैन बी डिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। बिल्कुल, R इज के सपोज A2A से प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। डिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, अगर A+B से प्रोडक्ट बन रहा है सो R विल बी डिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन ऑफ K, डिपेंडेंट ऑन कंसनट्रेशन ऑफ B। डिपेंडेंट ऑफ टू रिएक्शन हो सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन के ऊपर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो सेकेंड ऑर्डर हो दैट विल नॉट डिपेंड, सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। तो फाइनल आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इन्फॉर्मेटिव कुछ था नहीं, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का और 3 ही ऑर्डर तो पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट एंड सेकेंड। ये ऑलरेडी वीडियो मैंने बना चुका है, वो एक बार देख लीजिए और PDF में अटैच कर दूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं वो काम करने का। जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें रेट कांस्टेंट से पूछा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, बेसिक 1-2 सवाल का टी हाफ क्या होगा, टी हाफ किसके 0.693/K रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर, रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसका नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछेगा, मतलब अगले बार के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अब ये थोड़ा बायोफिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम जैसे मैंने बताया। जो रिसर्च एरिया है TIFR का, जो रिसर्च एरिया है उसमें प्रोफेसर है मुकुंद थट्टई करके, मुकुंद, ये जो प्रोफेसर डॉक्टर मुकुंद है, इनका काम कुछ इस रिलेटेड ना, बहुत सारे बायोफिजिसिस्ट हैं, तो मैं नाम स्पेसिफिकली अगर इनका लूँ, और बहुत सारे बायोफिजिस्ट हैं जयंत गाँवकर जो अभी आइजक पुणे में है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो बायोफिजिक्स से ही क्वेश्चन था, इसमें क्या है, आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है मैं बताऊंगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो बिल्कुल इस कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया से पूछा जाता है। ऑब्वियस चीज़ें आपको अगर कोर बायोलॉजी से नहीं कर पाएंगे तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया, व्हेन लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन आर होमोजीनियसली मिक्स्ड विथ शॉर्ट पॉलीमर चेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्या होता है जनरली, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिप्लीशन टाइप ऑफ फोर्स, डिप्लीशन रिएक्शन, डिप्लीशन फोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर लॉन्ग रेंज यहाँ पे ऑर्डर फ्रॉम, सो दिस इज़ अ बुक फ्रॉम रॉब फिलिप, फिजिक्स ऑफ बायोलॉजी।
फिजिकल बायोलॉजी ऑफ द सेल। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का अगर आप लार्ज मॉलिक्यूल के साथ रख देते हैं तो ऐसे अगर लार्ज मॉलिक्यूल है, सो द क्लोज अप्रोच ऑफ लार्ज पार्टिकल एक्सक्लूड स्मॉलर पार्टिकल बिटवीन देम, रिजल्ट इन एन एंट्रोपिक फोर्स दैट विल इंक्रीज द एंट्रोपी। अगर ये फिगर को आप देखेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल है, उसके आसपास बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल है। सो अगर दो लार्ज मॉलिक्यूल, सो दे विल अल्टीमेटली, द स्मॉल मॉलिक्यूल विल अल्टीमेटली क्या करेगा, मैक्सिमाइज एंट्रोपी, क्योंकि इनके बीच में रैंडमनेस बढ़ जाएगा। एंड दिस लार्जर मॉलिक्यूल will try to come close to one another and polymer formation में मदद करता है. So depletion interaction will keep the mixture homogeneous. The smaller molecule will keep the larger protein separated to maximize the protein. The option 4th will, the smaller polymer can push the large protein together to maximize their own entropy, and the force is known as depletion forces, and this entropy of small molecule will be increased. यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन लिखा है, ऑर्डर फ्रॉम डिसऑर्डर. सो एक कंसेप्ट था दैट इज नोन एज डिप्लीशन इंट्रैक्शन और डिप्लीशन इफेक्ट और डिप्लीशन फोर्स. द फोर्स दैट इज जनरेटेड बिटवीन देम इज नोन एज डिप्लीशन फोर्स. NPTEL का एक कोर्स था, NPTEL. अब ये सब आइडिया अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं तो NPTEL का एक बायोफिजिक्स का कोर्स था, IIT बॉम्बे कंडक्ट कराता था मिठुन मोइत्रा करके. आप वो कोर्स देख सकते हैं डिप्लीशन इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए. IIT बॉम्बे का एक प्रोफेसर मिठुन मोइत्रा. तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जाके एक बार चेक इन कर सकते हैं. उनमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जनरली, बायोलॉजी, फिजिक्स ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजिकल फिजिक्स, ऐसा कुछ कोर्स का नाम है, तो क्रॉस चेक कर लीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते. अब ये बेसिक बायोकेमिस्ट्री तो फिर से बता रहा हूँ. एंजाइम केमिस्ट्री आप कुछ भी भूल जाइए, पर एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम बायोकेमिस्ट्री TIFR के लिए बिल्कुल छोड़ के मत जाइए. यहाँ पे पूछे KCAT/km क्या है. KCAT/km सिंपली स्पेसिफिसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ एंजाइम फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट होता है. सो ऑप्शन बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था, टिक करके आना था एकदम. नेक्स्ट यहाँ पे एक और बायोकेमिस्ट्री का सवाल है. अब पूछा गया केमिस्ट्री में, ये बायोकेमिस्ट्री का सवाल है. सेलुलर इज ए पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल. यूरासिल इज ए पायरीमिडीन. सेरीन इज ए सल्फर, ये तो बच्चा जानता है. सेरीन में OH रहता है. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताइए. सिस्टीन और मिथियोनिन. सुक्रोज इज ए डाइसैकराइड, बिल्कुल सही. तो ये ऑप्शन गलत और रॉन्ग पूछा गया है, तो ये ऑप्शन 3rd विल बी द राइट आंसर, बाकी नहीं होगा. तो सिस्टीन और मिथियोनिन में सल्फर रहता है, सेरीन में OH रहता है. TTS थ्रियोनिन, टायरोसिन, सेरीन, इसमें OH ग्रुप रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है. आगे बढ़ते हैं. ये कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था. सिलिकेट, सिलिकॉन एंड सिलिका में क्या कॉमन है. दे ऑल हैव दिस सिलिकॉन ऑक्साइड बॉन्ड, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड. ये रहा सिलिकेट, ये रहा सिलिकॉन. दीज आर ऑल लीनियर पॉलीमर. सिलिका ये भी देख सकते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है. ठीक, कुछ करना नहीं है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, चाहे तो देख सकते हो पॉज करके. दूसरा ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे पूछा गया है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन वेयर D और A आर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड द एक्सेप्टर रिस्पेक्टिवली. तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर. उसके बाद आता है ये IR, NMR, कुछ भी आप टेक्निक पढ़े उसके बाद. तो अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड का पैरामीटर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होना चाहिए और दूसरा एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए. अगर ये नहीं रहेगा जनरली, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, जनरली फॉर्मेशन होने के लिए एक एक्सेप्टर एक डोनर रहता है. तो क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सो देयर विल बी पार्शियल शेयरिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन विद द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर. कोई भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा वो तो एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर. द बॉन्ड विल बी इक्वल, सो देयर विल बी. अब यहाँ पे एक बताया रेड शिफ्ट. अब क्या आता हूँ मैं रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, उसके बाद समझते हैं. तो पहला चीज़ मैंने क्या बोला, जब ये शेयरिंग होगा सो पार्शियल, बेसिकली हाफ हो गया मान सकते हैं. एक्सेप्टर के साथ डोनर का जो, डोनर के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, जब एक्सेप्टर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा जनरली, सो ये जो इनके पास जो पार्शियल शेयरिंग हो रहा है, हाफ में डिवाइड हो रहा है, सो इसमें प्लस आप ऐसे आप सोच सकते हैं. सो ये एक कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड का. दूसरा, अब जब थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ये UV स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट है.
अगर रेड शिफ्ट को बताया गया तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, जैसे आप जानते हैं वी और है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रेड शिफ्ट का मतलब होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट जहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है अगर एनर्जी इंक्रीज मतलब आपका वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज हो जाए उसको बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। क्वेश्चन इसी से भी पूछा है बहुत बार, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस तरह का क्वेश्चन में आप देखेंगे। हाइपर हाइपो तो जानते हैं, बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक क्या है, हिप्सो मीन्स ब्लू, बैथो मीन्स रेड। अब एनएमआर का कंसेप्ट आता है, दैट इज सीडलिंग एंड डीसीडलिंग। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा बहुत जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने देखा होगा जैम में एनएमआर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनएमआर आईआर, और थोड़ा बहुत मास पेक का अगर आइडिया है, एनएमआर आईआर और मास पेक, ये 3 टेक्निक का एनएमआर का बहुत अच्छा बेसिक यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताया गया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे एक कंसेप्ट आता है सील्डिंग एंड डीसील्डिंग का, इसको समझने के लिए आप समझिए पहले। सो एक कंडीशन होता है इलेक्ट्रॉन रिच एनवायरनमेंट, मतलब ये जैसे ये कंडीशन है, ये है इलेक्ट्रॉन मतलब लो इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अगर कोई ऐसा कंडीशन है, सपोज ये जैसे एक एग्जांपल है CH3 CH2Br। अब यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये जो प्रोटॉन है, सो दिस प्रोटॉन, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन का जो अबंडेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस डिक्रीज हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखिए। ये जो ग्राफ है देखिए, इसमें आप देख सकते हैं अगर आप, तो बेसिकली अगर इन द सेंट्रल H1 NMR की ही बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, दे विल रेजोनेट एंड दे विल लिबरेट सम फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीफाई करके वही जनरली हैव सिग्नल्स ऑफ NMR। प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो या स्मॉल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, प्रोटीन हो गया है, स्मॉल मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन के लिए NMR बहुत एक अच्छा टूल होता है। सो हम सिग्नल एज ए फ्रीक्वेंसी हम डिटेक्ट करते हैं, तो अगर ज़्यादा होगा कम होगा बेस्ड ऑन दैट। तो अगर सील्डेड हो गया, सील्डेड मीन्स अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, सील्डिंग मीन्स आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन हैं, सो इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है दैट विल बी रिड्यूस्ड, इसको हम सील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब अगर सील्डिंग इफेक्ट होगा तो जो बी इफेक्टिव है डिक्रीज हो जाएगा, तो दैट विल इमिट लो फ्रीक्वेंसी, है ना। अरे भाई किसी को एक अच्छे मतलब आसपास एक बाउंड्री है और एक में बाउंड्री नहीं है, तो अगर बाउंड्री नहीं है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। सपोज मैं मान रहा तो 5 न्यूटन का फोर्स लगा हो, उसमें डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, उसके सामने बाउंड्री आ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा ना भाई। सेम द फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर इफ देयर इज सील्डिंग इफेक्ट। वही तो हो रहा है, अगर सील्डिंग इफेक्ट हो रहा है द लो फ्रीक्वेंसी विल बी इमिटेड फ्रॉम दैट सिग्नल, मतलब सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लो होगा। दिस इज नोन एज अप फील्ड इन NMR एंड दिस इज नोन एज डाउन फील्ड इन NMR। ये हाई फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज डिसील्डेड एंड दिस इज विल बी सील्डेड। NMR का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या मैंने बोला, अगर सील्डिंग होगा, सील्डिंग मतलब आसपास का जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज करेगा, सो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट इफेक्ट होगा द बी इफेक्टिव, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्टिवनेस वो रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल क्रिएट अ लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डीसील्ड में उसका उल्टा होगा। तो ये एक कंसेप्ट है NMR का। तो अब ये अगर इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ और एक चीज़ बता देता हूँ, IR के केस में, इंफ्रारेड के केस में ये सेम कंसेप्ट थोड़ा बहुत रिपीट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं ना, ये IR के केस में रेड शिफ्ट होगा। IR के केस में क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है इन केस ऑफ IR द बॉन्ड विल बी occur, सो देयर विल बी अ रेड शिफ्ट। सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जहाँ पे हम लोग बॉन्ड को देखें, C डबल बॉन्ड हो, CH बॉन्ड, सो देयर विल बी रेड शिफ्ट इन द DH वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब डोनर, बेसिकली डोनर है, जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो गया, ये सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। सो DH वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड डीशील्डिंग ऑफ हाइड्रोजन विल बी ऑकरिंग, बिल्कुल। एंड DH इज ऑब्जर्व इन IR एंड NMR स्पेक्ट्रम रेसिप्रोकल। पहला है जो रेड शिफ्ट होगा ये IR के लिए है, एंड डीशील्डिंग किस में होगा, NMR में होगा। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है, शेयरिंग करने से
जो इलेक्ट्रॉन का, जैसे हम यहाँ पे देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमने जोड़ दिया, तो क्या होगा, जो नेट इफेक्टिव बी इफेक्टिव होगा दैट विल बी, एक हिसाब से आप देख सकते हैं डीसील्डिंग हो रहा है। डीसील्डिंग में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एंड बी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। सो डीसील्डिंग होगा, क्यों, डी टू पहला का कारण यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज शेयर्ड, सो देयर विल बी रेड शिफ्ट मीन्स इंक्रीज इन द वेवलेंथ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। उसके साथ साथ ये एनएमआर का एक कंसेप्ट है डीसील्डिंग। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। सजेस्ट करूँगा एनएमआर को जो सारे कंसेप्ट हैं एक बार देख के जाइए, आसान होता है, बहुत डीप डिटेल में नहीं जाना है। डीसील्डिंग, सील्डिंग, कपलिंग क्या होता है ये सब एक बार देख सकते हैं आराम से, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा, ये फिक्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों को मिला जुला के क्वेश्चन था। ये भी बायोफिजिक्स का ही पार्ट मान सकते हैं आप, क्वेश्चन थोड़ा लगेगा क्या है पूछ लिया, अगर बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे मतलब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बताया, यू हैव एडेड ए ड्रॉप ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन इन ए बोल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो भाई क्या होगा, शुगर सोल्यूशन हाई कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा पानी तो डाइल्यूट होगा। शुगर सोल्यूशन हैज हाई विस्कोसिटी, हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर सोल्यूशन विल बी जीरो। ऐसा थोड़ी होता है, एक बूंद अगर आप हाईली कंसनट्रेटेड किसी भी चीज़ का डालेंगे सो ये डाइल्यूट होगा, उसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ मतलब विस्कोसिटी का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर विल बी जीरो, बिल्कुल नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर एट ए पॉइंट इन स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन विथ टाइम। अब ये है आपका फिक्स का सेकेंड लॉ से पता चलता है। अगर आप कंसंट्रेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर देखें दैट विल बी अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ कंसंट्रेशन विथ टाइम। तो अगर dc/dt करेंगे तो ये फिक्स सेकेंड लॉ में आता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, उसका जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, एंड ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आता है। दूसरा, मोलर फ्लक्स ऑफ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। The rate of change of concentration of sugar at a point in space is proportional to the time. The molar flux of sugar molecule is proportional to the concentration gradient. The temperature gradient will be proportional to the second gradient. ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो ऑप्शंस हैं तो इसके हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक बार देख लेता हूँ ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद द sugar, rate of change of concentration of the sugar solution at a point in space is proportional to the second derivative with the time. पॉइंट स्पेस नहीं, यहाँ पे गलती हो गया। अब देखिए पहला ये ऑप्शन को पढ़ लेता, मोलर फ्लक्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब फिक्स का फर्स्ट लॉ अगर देखेंगे, फिक्स का फर्स्ट लॉ यही बताता है द फ्लक्स, ये जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है जे, जिसको फ्लक्स बोला जाता है, इट इज़ डिफाइंड क्या है, इट इज़ डिफाइंड बाय द नंबर और पार्टिकल दैट आर मूविंग पास्ट ए रीजन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द रीजन मल्टीप्लाई बाय द टाइम, जैसे डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अब और दूसरा है कंसंट्रेशन। ये दो टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं। अब इस दो टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे पूछा यही है, उसके साथ साथ दूसरा स्टेटमेंट भी अगर देखें आप, सो यहाँ पे पूछा गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन एट पॉइंट इन स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड डेरिवेटिव कंसंट्रेशन विथ टाइम। अब ये स्टेटमेंट गलत होगा, एज इन केस आप अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये जो पॉइंट है ये सही है, ये गलत है। द मोलर फ्लक्स ऑफ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन एट ए पॉइंट स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड डेरिवेटिव विद टाइम। नहीं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, गलत। आप अगर कंसंट्रेशन को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट मतलब चेंज आप हिसाब से देखें तब होगा। सो द ऑप्शन मोलर फ्लक्स ऑफ शुगर सोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस विल बी द राइट आंसर। फिक्स का फर्स्ट लॉ ये डिफाइन करता है, तो ट्रू पूछा गया है, ये होगा ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ केमिकल रिएक्शन से पूछा गया था, व्हाट इज द केमिकल यू विल ऐड टू D2 टू प्रोड्यूस ND3। सो ऑप्शन विल बी LiN3। कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ था नहीं, अगर पता है तो कर सकेंगे, या दिमाग लगा थोड़ा बहुत करके, पर गलत होने का चांसेस है। बेसिक था, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। दूसरा, ये भी बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है,
बताओ भाई इसका आंसर, ये तो बहुत आसान है। ऑक्सीजन बाइंड टू द पोर्फायरिन लिगैंड ऑफ द हीम ग्रुप, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड कर रहा है, आयरन के साथ, Fe+2 के साथ बाइंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन बाइंडिंग इज सेंसिटिव टू पीएच, बिल्कुल सही, नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक एज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन विथ हायर एफिनिटी देन ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। ये तो उसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी पूछा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन 2-3 BPG कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के ऊपर ये डिपेंड करता है, कोऑपरेटिविटी बोला जाता है। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट्स वाई दिस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड करता है, आयरन के साथ, नॉट द पोर्फायरिन ऑफ हिस्टीडीन, ठीक। So histidine, the other side of histidine is perpendicular to the porphyrin in the system, it binds to Fe2+। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिर से एंजाइम, ये सॉल्युबिलिटी, ये भी बायोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अप्रोप्रिएट सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन इन पोलर सॉल्वेंट व्हेन द प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ पीएच। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो ये ग्राफ सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट सम मिडिल ऑफ पीएच कंसंट्रेशन जितने भी हो, so the solubility of most globular protein is marked influenced by pH and ionic strength and this is a typical graph। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच नेट चार्ज जीरो होगा, तो ऑब्वियसली सो द नेट चार्ज विल बी ड्यू इट विल एक्ट एज ए नॉन पोलर सब्सटेंस जहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होगा। पीएच इंक्रीज घटाएंगे तो चार्ज में डिफरेंस होगा, दैट विल बी मोर सॉल्युबल, इट विल हेल्प इन द सॉल्युबिलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। अगला क्वेश्चन फिर से एंजाइम काइनेटिक्स, भाई कितना बार पूछा है, ये तो फोकट का क्वेश्चन है, ये भी फोकट का क्वेश्चन है, +2 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको दिख गया, ये भी +2 होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे Km क्या होता है, डाटा बताया गया है। तो जैसे जानते हैं V=Vmax/2 होगा जब, तो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन हो, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू Km। अब ग्राफ देख के भी, ग्राफ अगर लास्ट क्लास में आपने देखा रहा होगा, सो Km क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ये रहा सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन व्हेन V=Vmax/2, तो V=Vmax/2, Vmax 280 है, उसका आधा 140, तो Vmax=150। सो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन उसके हिसाब से 2 × 10⁻5 ऑप्शन हो गया, 2 × 10⁻5 विल बी द Km। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए ही नहीं, आप आराम से कर लोगे। इस तरह का क्वेश्चन फिर से पूछे जाने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा मुझे लगा कि यार ये डिटेल कंसेप्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी अगर पढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है इन द सेंस कि कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, थोड़ा ट्रिकी लगेगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक शुरुआत में ये पढ़ते हैं हम जनरली। अल्केन केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं उसमें तो पूछा गया लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट साइक्लोप्रोपेन का होगा, जब आप चेन लेंथ इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में। और दूसरा है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसमें अगर आप ब्रांचिंग कराते हैं तो ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट का एक चार्ट है, ये तो मेल्टिंग पॉइंट था, ये बॉइलिंग पॉइंट का एक चार्ट है, तो ये देख सकते हैं। कंपैरिजन के लिए मैंने दे दिया था, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज टॉटोमर ऑफ द स्ट्रक्चर सोन। अब टॉटोमर क्या करना है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन OH हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कहीं पे देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, पर ये NH हट जाएगा ना हाइड्रोजन, तो ये N यहाँ पे तो OH ही हटा दिया, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे OH हटा दिया, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। क्या मैंने बोला, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यह इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये और ये OH हो गया, तो दिस इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। सिंपल, ये हटा दो, ये डबल बॉन्ड डाल दो, ये OH हो गया, तो OH हो गया, N डबल बॉन्ड आ गया, हो गया, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो आइसोमरिज्म लास्ट क्लास में मैंने बोला, फिर से समराइज कर रहा हूँ। क्या क्या देखना है, मोल कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से था, पहला क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से। दूसरा बॉन्डिंग से इस बार क्वेश्चन नहीं था, इनऑर्गेनिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बॉन्डिंग पढ़ के जाना भाई, केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन देके जाएगा तुम्हें, गारंटीड है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स, और क्या पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, इस बार भी नहीं पूछा था, थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। थर्ड में क्या पढ़ोगे, थर्ड में ज़रूर से ज़रूर एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ के जाना।
और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक में और क्या पढ़ोगे, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक में तुम्हारा आइसोमरिज्म पढ़ के जाओगे। जैसे ये कीटोइनॉल पूछा था, उसके साथ साथ जो फंक्शनल ग्रुप जो जैसे पोजिशनल आइसोमरिज्म, कीटोइनॉल, ये तो टॉटोमरिज्म में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनान्सियोमर, डायस्टीरियोमर, ये सब का जो कंसेप्ट है एक बार देख के जाना। फिफ्थ क्या बताऊंगा मैं, फिफ्थ जो यहाँ पे जैसे था कि छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है उसको करने के लिए, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग छोड़ना नहीं है, एंजाइम काइनेटिक्स, आइसोमरिज्म छोड़ना नहीं है, नेम रिएक्शन कुछ अगर आप कर पाओ एडिशनली नेम रिएक्शन, और छठा काम क्या करना पड़ेगा, जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि आपको फ़ायदा देगा बहुत। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो को अच्छे से नोट डाउन कीजिए कंसेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं आपके साथ किसी दूसरे पेपर के डिस्कशन को। केमिस्ट्री पोर्शन में ख़त्म कर रहा हूँ, उसके बाद फिजिक्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। कितना कर सकते हैं देखते हैं। क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट फिर से पूछा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।